नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, हमारे देश में राजनीति, एक्टिविस्ट कहलाने वाले, मीडिया के हमारे कुछ साथी पुरोधा, कुछ बाकी प्रोफेशनल लोग, कुछ थिंक टैंक चलाने वाले, ये भारत के अंदर और भारत के बारे में जो कुछ भी सच है उसके विपरीत एक दुनिया रचते हैं और ऐसे तर्क देंगे, ऐसे सवाल उठा देंगे जिससे हम आप भी प्रभावित हो जाते हैं और अपने ही देश की सफलता को, विजय को मिट्टी में मिलाने का काम करने लगते हैं। वही इस समय भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने के का जो एक ऐतिहासिक युगांतकारी पराक्रम और कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है, उसको दुनिया कमजोर करने की कोशिश नहीं कर रही है। पाकिस्तान थोड़ा बहुत किया, दुनिया उसको मान रही है। इसीलिए दुनिया युद्ध रोकने के लिए किचकिचाहट लगाई हुई थी, लेकिन भारत में ही अजीब अजीब प्रश्न किए जा रहे हैं। लेकिन उस पर आने के पहले आज आप सब लोगों ने एक समाचार देखा होगा कि पाकिस्तान में 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर-ए तैयबा के आतंकवादी, जिसके अनेक नाम थे, रजा उल्लाह निजामनी खालिद उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद, उसको विनोद कुमार मोहम्मद सलीम नाम से भी जाना जाता था, उसको वहां गोलियों से, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां के बादिन जिले में उसका घर था, वो घर से निकला, उसको चौराहे पर भून दिया और पता भी नहीं चला किसने भूना है। अब ये हमारे देश के लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे मारा जा रहा है। आपको पता होगा, शायद कुछ लोग जानते होंगे, जो न जानते होंगे उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 के उत्तरार्ध से अभी तक भारत के जिन आतंकवादियों को वांटेड मान के हम पाकिस्तान को डोजियर देते थे कि इनको सौंपिए या इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनमें से दुर्दांत आतंकवादियों में से 25 से ज्यादा की वैसे ही हत्या हो गई। आतंकवादी सालों से घर में छिपे हैं, उसमें मसूद अजहर भी छिपा रहता था, डर से नहीं निकलता था, कई बार तो वह उसको भी मार दिया। पिछले दिनों हाफिज सईद का जब साथी मारा गया तो हुआ कि अरे उसको भी मार दिया। अभी जो उसका साथी था अबू कताल, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उसको गोली मारा गया तो हुआ कि अरे उसके साथ तो हाफिज सईद भी मर गया अब, और हाफिज सईद भी छुपा हुआ है, आप देखते नहीं होंगे। तो अभी हमने आतंकवादी केंद्रों पर जो बड़े बड़े अड्डे थे, चाहे मरकजे सुभान हो, जैसे मोहब्बत के मसूद अजहर का, जो कि एक किला था 15 एकड़ में, 72,000 स्क्वायर गज से ज्यादा में, जहां की कोई कल्पना भी नहीं करता था कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब पाकिस्तान की प्रतिष्ठा मानी जाती है, पंजाब का ही पाकिस्तान पर वर्चस्व है, पंजाब में ही सेना का मुख्यालय, पंजाब में ही न्यूक्लियर मुख्यालय, पंजाब में इस तरह के इतना बड़ा आतंकवादी केंद्र, पंजाब में ही सत्ता का केंद्र, ज्यादातर बड़े नेता पंजाब के, ऐसे पंजाब में सबसे ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था पंजाब में, ऐसे पंजाब में घुसकर उसको ध्वस्त कर देना किले को। और जब मसूद अजहर रो कर फूट कर रो रहा था कि मैं क्यों नहीं मारा गया, 10 उसके लोग मारे गए, 6 तो उसके रिश्तेदार थे जो मारे गए, तो ये एक व्यक्ति, एक आतंकवादी जो कहता था कि बाबरी मस्जिद पर जब मैं देखने गया तो मेरे नथुने फूल गए, गुस्से से मैं लाल हो गया और वहीं मैंने कसम खाई कि यहां बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। और वो आज फूट फूट कर रो रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया, मैं ये दिन देखने के लिए क्यों जिंदा हूं। और इतना बड़ा पराक्रम, तो इसके पहले से आतंकवादी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को पता नहीं चल रहा है कौन मार रहा है, दुनिया को पता नहीं चल रहा है कौन मार रहा है। लोग आतंकवादी के घर के पास जाते हैं, कई बार उसको बुलाते हैं, आगे मोटरसाइकिल पर, कार पर कहीं बैठा के ले जाते हैं, उसको गोली मार के फेंक देते हैं, चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। अब इतना बड़ा आतंकवादी मारा गया। आपको पता है आतंकवादी कौन था? 2008 में जब उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ था, मुझे याद है, मैंने उस पर आर्टिकल लिखे थे और बहुत बड़ी घटना थी। उसमें 7 जवान
हमारे जो है बलिदान हुए थे, एक नागरिक की भी उसमें मृत्यु हो गई थी और वो बड़ी घटना थी। और जो आतंक हमला करने वाले आतंकवादी थे वो दोनों वहां से भाग भी गए थे और वो सैफुल्ला उसका मास्टरमाइंड था। 2006 में आपको पता है नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश का पता चला था। वहां ये अलग बात है कि मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, इसके पीछे भी वही था। और 2005 में बंगलुरु में जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, इंडियन साइंस सेंटर है, इंस्टीट्यूट, उस पर जो आईआईटी के प्रोफेसर मुनीश चंद पुरी की मृत्यु हुई थी, उस पर जो हमले हुए थे, वो वहां से भी आतंकवादी भाग गए थे और बाद में वहां अबू अनस के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था, उसके पीछे भी यही था। ये नेपाल में रहता था, आतंकवादियों की भर्ती करता था, अनेक प्रकार के इसके ये अलग अलग तरीके से काम करता था। लश्कर ने इसको नेपाल और उस क्षेत्र का प्रभारी बनाया था। अब इसको अभी तो हमने बम गिराया, उसमें 100 मारे गए, अभी हमने मिसाइल अटैक किया, मारे गए हैं, अभी अलग मारे गए। लेकिन हमारे देश के ये जो वर्ग है जो बार बार प्रश्न उठाता है, जैसे राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठा दिया कि भाई विदेश मंत्री ने हमला के पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, ये तो देश के साथ धोखा है। विदेश मंत्री बताएं कि इससे हमारी क्या क्षति हुई, हमारे कितने लोगों को इससे क्षति हुई। उनके जो मीडिया कम्युनिकेशन के प्रभारी हैं, मुख्य मतलब प्रभारी और इस समय सीनियर नेता हैं पार्टी के, राहुल गांधी जी के करीबी जयराम रमेश जी, उन्होंने कहा तो ये तो देश के साथ ही धोखा है, इनको त्याग पत्र देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन्हें विदेश मंत्री नियुक्त किया, वो देश की जानकारी पाकिस्तान को दे रहे हैं और एक बड़ा विवाद का विषय बन जाता है। विदेश मंत्रालय खंडन कर रहा है कि भैया उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई के पहले सूचना दे दी थी, ये गलत किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया था, जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था, एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हमने हमले शुरू किए तो हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को यह बता दिया कि हम आपके यहाँ आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई हमारा युद्ध नहीं है, आपके ये कार्रवाई आपके जनता के विरुद्ध नहीं है। और एक नॉर्मल प्रोसेस भी इसको मान लीजिए कि अगर हम किसी देश की सीमा में घुसकर वहां आतंकवादी अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं तो उस देश को सूचित करते हैं। और सूचित करना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि वो देश झूठ भी न बोले कि हमारे देश पर हमला कर दिया है इन्होंने, और दुनिया को न कहे कि इन्होंने तो हमला कर दिया है अपने रूप से। तो इसके लिए उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है, जो बताया जाता है उसके बजाबता टेप और वीडियो भी रखे जाते हैं, ताकि अगर बताए तो बताया जाता है। 1:07 अप्रैल और 7 और 8 अप्रैल आप कह सकते हैं कि रात्रि को 1:05 पर हमारे मिसाइलों ने वहां निशाना बनाना शुरू किया। वो सटीक थी और 1:30 पर ऑपरेशन सिंदूर का यह पहला भाग, जो उस समय आतंकवादी अड्डों के विरुद्ध कार्रवाई थी, वो खत्म हो गया। 25 मिनट की मात्र कार्रवाई थी, तो जैसे शुरू हुई उसी में बता दिया गया 5-7 मिनट चलने के बाद। अब पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हमको पहले सूचना मिल गई है और हमने उसको विफल कर दिया, लेकिन भारत की कांग्रेस पार्टी जो कि देश में इतने समय तक, उसने कहा कि भैया क्योंकि ये मौका है, आपने चूंकि ये नहीं किया है। 2008 के मुंबई हमले के बाद तो वायुसेना तैयार थी कि हमको बोलिए, हम उन अड्डे पर कार्रवाई करते हैं जो मुरीद के आज ध्वस्त हुआ है। आप सोचिए, जो संसद पर हमले करने के आरोपी का केंद्र आज ध्वस्त किया गया है, हिजबुल मुजाहिदीन का केंद्र आज ध्वस्त किया गया है, वो पहले भी किया जा सकता था, पहले नहीं किया गया। तो आपने चूंकि पहले नहीं किया है तो दूसरे ने कर दिया है इतनी बड़ी कार्रवाई, तो आपको दिक्कत हो रही है कि अब हम क्या मुंह दिखाएं, हम क्या कहें, भाई हमारे समय क्यों नहीं हुआ सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासनकाल था 1998 से लेकर 2004, वो दुनिया में जिहादी आतंकवाद के ऊपर उठने का केंद्र था, भयानक। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हमले हुए, उसके बाद 2000 में यूएसएस कोल पर हमले हुए, ब्रिटेन पर में हमले हुए, इटली में हुए, स्पेन में हुए, जर्मनी में हमले हुए, फ्रांस में हुए। वो एक भयावह आतंकवाद का वो दौर था। उस समय ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पाकिस्तान से एक्ट करता था, दुनिया भर में हमले कराता था, और आतंकवाद उनके लिए वो एक बड़ा रोमांसवादी काम था कि दुनिया में इस्लाम फैला रहे, उसको सपोर्ट मिलता था। इवन वो
पश्चिम एशिया में भी हमले कराता था, बाल्कन क्या क्या उसमें बाल्कन के युद्ध चल रहे थे, क्या हो रहा था, वो एक अलग समय था। उसमें लंबा समय लगा दुनिया को समझने में कि आतंकवाद क्या है, उसमें भारत में भी हुए। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तब तक तो साफ हो चुका था कि ये इस प्रकार के आतंकवादी हमले हैं, इसके मुकाबला कैसे होंगे। यूनाइटेड नेशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया, आतंकवादी संगठन चिन्हित हो गए, बैन कर दिए गए, वो सारी बातें हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक वातावरण बना दिया था, उसको उसकी कूटनीतिक, आर्थिक और कई घेरेबंदी कर दी थी, उसको अस्त्र मिलने पर रोक कोशिश करा दी थी। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ जब जब गए पाकिस्तान 2004 जनवरी में, तो इसी शर्त पर गए थे कि वो स्वीकार किया था उसने कि हम सीमा पार आतंकवाद रोकेंगे, यानी हमारे यहां से आतंकवाद होता था। ये सब बातें हो गई थी। लेकिन 2005 से 2014 जब तक शासन रहा, रिकॉर्ड आतंकवादी हमले हुए। आपके पास पूरा मौका था कार्रवाई करने का, आपने किया नहीं। यही सेना, आज कहा जा रहा है कि हम सेना के साथ हैं। कौन कहेगा कि हम सेना के साथ नहीं है किसी, कोई इस समय देश में कोई कहेगा कि सेना, ये तो साधारण सी कार्रवाई। आप क्या कहते हैं कि हम सेना के साथ नहीं है? लेकिन यही सेना पहले भी थी, यही देश पहले भी था, यही पार्लियामेंट थी, यही मंत्रालय था, यही खुफिया एजेंसियां थी, यही सब कुछ था। पहले क्यों नहीं हुआ? पॉलिटिकल लीडरशिप, जब राजनीतिक नेतृत्व, सरकार बदलती है, उसकी नीति पर हमारी सेना काम करती है। सरकार कहेगी कार्रवाई करो तो सेना कार्रवाई करेगी, और सरकार उसमें इंटरेस्ट लेगी, बैठ के करेगी। आप देख रहे थे कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार बचे खुचे आतंकवाद के अवशेष को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, तो उसके बाद बैठकें हो रही थी सेना के तीनों प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, एक एक दिन में दो दो बार बैठकें हो रही थी, खुफिया एजेंसियों के साथ बैठकें हो रही थी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक हुई कि हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हों। कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई, विदेश मामलों की मीटिंग हुई, ताकि हम सारे कूटनीतिक, हमारे सामने चुनौतियां कहां पैदा होंगी, आर्थिक समस्याएं कहां पैदा हो सकती हैं, हमारे सामने रणनीतिक चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, उन सबको चिन्हित करने के बाद फिर कार्रवाई 7 मई को हुआ था। ये पहले किसी की हैसियत नहीं थी करने की। पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की धमकी देता था, आप डर जाते थे, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हो, विरोधी हो। लेकिन जब उन्होंने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब भी पाकिस्तान को बता दिया गया कि हम आपके घर में घुस के आए थे। आपका क्या, पीओके में आए थे जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है, हमने यहाँ आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया है, इतने 35-36 लोग वहां मरे पड़े हैं, उनको उठा के ले जाइए, जिनमें आतंकवादी के साथ आपके भी कुछ फोर्स के लोग हैं। फिर जब हमने पुलवामा के बाद फरवरी 2019 में बालाकोट पर हवाई बमबारी की थी, तब भी उसका न्यूक्लियर बम काम नहीं आया। जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं, लोग कह रहे थे कि वहां तो एक पेड़ गिरा है, तो कोई कह रहा था एक कौवा मरा है, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। दुनिया की एजेंसी बता रही है कि एक सेंटर ध्वस्त हुआ है, कर रहे थे। अब उससे बड़ी कार्रवाई हुई है। देश ऐसे ही बड़ हिम्मत करता है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक रात में, उसके बाद हवाई बमबारी, और उसके बाद एक बार घुस के 9 बड़े आतंकवादी केंद्रों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें आप समझिए मुरीद के जैसा हाफिज सईद का लश्कर तैयबा का केंद्र, जहां से वो गरजता था, भारत को चुनौती देता था, जहां से मरकजे सुभान बहावलपुर पंजाब में जैसे मोहम्मद का केंद्र, जहां से वो भारत को इस्लामी देश बनाने की धमकी देता था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और उसके पहले हमने आतंकवादियों की जब ये कार्रवाई नहीं थी, जब देख लिया कि दुनिया हमारे साथ नहीं है, पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करेगा, अब कोई भी कर रहा है, बहुत सारे देशभक्त, मैं उसमें क्यों पढ़ने जाऊं कि कौन कर रहा है। लेकिन अगर दुनिया में भारत के आतंकवादी वांछित मारे जा रहे हैं, उनको नानी याद आ गई है, वो घर में डर से छिपे हुए रहते हैं, छिपके भी नहीं बच रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से कार्रवाई ही होती है। लेकिन हमारे देश के ये जो इकोसिस्टम है, नैरेटिव झूठ बनाने वाले, वो नहीं सहेंगे। अब इस पर आते हैं कि विदेश मंत्री ने इतना ही कहा था कि भाई जब शुरू हुआ तो हमने उनको बता दिया, उनको इसका रिटेलिएट नहीं करना था कि आप इसका बदला नहीं लें, क्योंकि आप पर हमले नहीं, वो नहीं माने तो हमको कार्रवाई करनी पड़ी। इसमें कहां है कि हमने पहले बता दिया? जो देश
तैयारी करके किसी देश पर आतंकवादी कार्रवाई करने जा रहे हो, पहले बता देगा आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहे हो, पहले बता देगा कि आओ हमको मारो। अब राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं हमारे कितने विमान ध्वस्त हुए। हमारे देश के नेताओं को पता होना चाहिए कि उस कार्रवाई में विमान से बमबारी नहीं हो रही थी, उसमें सीमा क्रॉस भी हमको नहीं करना था। एक कुछ निश्चित जगहों से हमारे मिसाइल को छोड़ा जाना था, जो मिसाइल सटीक जाकर मार रहे थे। उनकी सीमा में हमने 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हमले किए। तो जब हवाई शामिल ही नहीं था तो हवाई ध्वस्त कहां से होगा। अगर हमारे देश के नेताओं को इतनी जानकारी नहीं है तो और आप उस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इस प्रकार से कंट्रोवर्सी एक ही नहीं है। जब आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया तो जयराम रमेश जी ने लिख दिया कि भैया भारत ने तो उसका विरोध ही नहीं किया। जयराम रमेश केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो पहले आर्थिक पत्रकार रहे आर्थिक विषयों को, उनको मालूम है कि आईएमएफ में विरोध में वोट देने का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें उसका बहिर्गमन करना, बाहर निकल जाना ही विरोध होता है। और किया, भारत ने किया नहीं। कैसे झूठ फैलाया जा रहा है हमारे देश में। पाकिस्तान, चीन ने जितना झूठ नहीं फैलाया उतना हमारे देश के झूठ फैलाए जा रहे हैं। अभी एक यूट्यूबर के बारे में आ रहा है कि वो जासूसी कर रही थी। अरे भारत में तो ऐसे यूट्यूबर है जिनके करोड़ फॉलोअर है, लाखों में फॉलोअर है। उनको भी देखना चाहिए कि इनके फॉलोअरों में कितने पाकिस्तान के हैं और वो क्या उनको सूचनाएं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सब देश के विरुद्ध है, लेकिन इसकी जांच तो एक बार करके देखनी चाहिए कि अगर नहीं भी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी फॉलोअर इनके बने रहे हैं। इसके लिए भी कुछ बातें बोली जा रही हैं, इसके लिए कुछ नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। ये भी जांच का विषय होना चाहिए इस समय। लेकिन हमारे देश में अब आईएमएफ ने अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर नई 11 शर्तें लगा दी है और पैसे कहां कहां खर्च करने हैं, क्योंकि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उसमें मारे गए सभी लोगों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी। अगर 100 लोग मारे गए हैं तो 100 करोड़। अगर आतंकवादी मसूद अजहर के केंद्र में 10 लोग मारे गए, बता रहे कोई 14 मारे गए, तो 14 करोड़ उसको आप दे देंगे, फिर से बना लेगा। अब पैसा तो आपके पास है नहीं, वहीं से देते। तो अब 11 ऐसी शर्तें लगाई गई है, कोई आसानी से खर्च नहीं होंगे। अगर नई शर्त मानेंगे तो उनके पैसे रुक जाएंगे। ये भी एक कूटनीति की सफलता होती है। शांति से आप कूटनीति करते हैं, इसकी चर्चा नहीं होगी। न सैफुल्ला के मारने की चर्चा होगी, इसके पहले जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं उसकी चर्चा नहीं होगी। कोई दूतावास में, पाकिस्तान के हाई कमीशन में कोई दिखाता है, पता चलता है उसका काम तमाम हो रहा है। कोई पाकिस्तान, भारत के हाई कमीशन पर ब्रिटेन में जो है पाकिस्तान का झंडा लहराता है, वो आतंकवादी, उसका सफाया हो जाता है। तो ये भी तो देश एक युद्ध लड़ रहा है। हमारे देश के लोगों में अगर राष्ट्रभक्ति बड़ी है तो चल रहा है, आगे चलेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। और जब एक बार आप तय करते हैं कि हमको पराक्रम दिखाना है, हमको घुसकर मारना है, तो फिर दुनिया के जो देश पहले से आपके पक्ष में बोलते हैं कि आतंकवाद के मामले पर हम भारत के साथ है, वो साथ नहीं रहेंगे, वो अलग हट जाएंगे। आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। अमेरिका और बाकी देशों की समस्या हो जाती है कि भैया भारत तो दुनिया का नेता बन जाएगा इसमें, अगर इतना पराक्रम दिखाएगा तो हमारी जो आतंकवाद के विरुद्ध जो दुनिया की लड़ाई थी वो तो फेल हो गई। तालिबान को हटाया, तालिबान का शासन हुआ, पाकिस्तान में खत्म नहीं हुआ, सीरिया में वो आतंकवादी लौट गया, ईरान में खत्म नहीं, कुछ हम कर नहीं पाए, तो उनका तो फेल हो गया, वो भाग गए जगह जगह से। इराक को अपने हवाले छोड़ दिया, लीबिया को अपने, तो उनकी तो वो तो सिर उठाने के लायक नहीं है, अपने को दिखाने के लायक नहीं है, तो वो चाहेंगे नहीं। इसलिए दुनिया के देश भी हमारे खिलाफ अगर हो जाते हैं, उसके लिए भारत को तैयार होना चाहिए कि भारत एक पराक्रमी देश बना है, वो आतंकवादियों को घुसकर मारेगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आतंकवादी हमला अगर होता है आगे, तो हम ये नहीं मानेंगे कि केवल आतंकवादियों की कार्रवाई है, पाकिस्तान की कार्रवाई, पाकिस्तानी सरकार की सेना की कार्रवाई मानकर कार्रवाई की जाएगी। हमारे सेना की घोषणा है कि हर आतंकवादी कार्रवाई युद्ध माना जाएगा, तो हम तैयार हो चुके हैं। अब दुनिया चाहे, लेकिन इस नैरेटिव में लोग नहीं पड़ेगा। देश में एक साथ खड़े होने के शर्म का विषय है। मैं तो कहता हूं कि ये देश का विषय होता है, राजनीति का विषय नहीं। उसको राजनीति में घसीटा जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में आ गए, ट्रंप के दबाव में। ट्रंप ने भी नहीं कहा कि हमारे दबाव में आ गए, लेकिन अब ट्रंप के दबाव में आ गए। ये बात सही है कि जो हमने
हमारी एक बात हुई थी कि भाई हम मिलिट्री एक्शन और फायरिंग पाकिस्तान रोकता है तो हम रोक देंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति श्रेय लेने के लिए ट्वीट नहीं करते और हमारी ओर से घोषणा होती तो इसका अर्थ दूसरा जाता। उन्होंने श्रेय लेने के चक्कर में कि हम तो आजकल युद्ध रुकवा रहे हैं, उसमें उन्होंने और बोलते भी रहे, उनकी समझ भी नहीं आई है, क्योंकि उनका एक विचार है कि दुनिया ट्रेड करेगी, व्यापार सबके बीच होगा, दुनिया में शांति रहेगी, युद्ध रुकेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो ट्रेड का बात किए कि ज्यादा ट्रेड करेंगे और आप लोग युद्ध मत करिए। लेकिन इतने से नहीं रुकी। भारत ने जो कहा, भारत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में बता दिया, आदमपुर हवाई अड्डे पर जाकर प्रधानमंत्री ने बता दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता है। तो अब तो स्वीकार कर लें कि भैया जब भारत कह रहा है कि टेरर टॉक नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड नहीं चलेगा, अगर कभी पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। इस कश्मीर पर दूसरे किसी मुद्दे पर नहीं होगी। आतंकवाद पर होगी कि आप रोको, पाक अधिकृत हमको कश्मीर सौंपो। और इस सरकार का घोषित स्टैंड है, विदेश मंत्री बयान दे चुके हैं कि अब पाक अधिकृत कश्मीर पर हमारी बारी है कि उसका हम समाधान करेंगे। सरकार कर चुकी है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर एक विषय है, वो उसके लिए अलग से तैयारी होती है। उसके लिए पाकिस्तान जब इधर के कश्मीर को इस्लाम का विषय बनाता है और दुनिया भर से आतंकवादी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो अभी जहां उसका कब्जा है उसके लिए कितने जिहादी और तैयार होंगे, उसमें चीन की भूमिका है। चीन को पाकिस्तान ने जमीन दे दिया है, वहां सीपेक बना है जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उसका है, तो चीन उसमें इन्वॉल्व होगा। और हमारे देश में ऐसे उसकी आवाज उठा रही है कि आपने पीओ का क्यों नहीं लिया। जब हम आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने गए थे, जैसे पीओ के दाल भात का कौर है, लो और अंदर डाल दो, तो ये सब जो नैरेटिव है वो नैरेटिव बिल्कुल झूठ है, झूठ फैलाया गया है हमारे देश में। हमारे देश ने पराक्रम दिखाया है, और वो पराक्रम ऐसा है कि हमने उनके 11 एयर बेसेस पर, बात कम से कम 8 एयर बेस पर क्षति पहुंचाए हैं, इसका दुनिया प्रमाण दे रही है। उनके जो न्यूक्लियर केंद्र है किरण हिल्स, वहां के हमने गेट तोड़े हैं, इसका दुनिया प्रमाण दे रही है। उनके अपने सेना के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नूर खान एयर बेस पर हमले में हमारा स्क्वाड्रन लीडर मारा गया और 5 लोग और मारे गए हैं। ये वो स्वीकार कर रहे हैं, पाकिस्तान भी ये स्वीकार कर रहा है। लेकिन हमारे देश में पूछा जा रहा है कि भाई आपने कितने हमारे कितने गिरे इसी समय बताओ। अरे भाई, देश जब युद्ध में होता है, ऐसा तो संभव नहीं है कि हम युद्ध लड़ेंगे तो हमारी क्षति नहीं होगी। हमारी भी क्षति होगी, हमारे लोग भी मर सकते हैं, हमारे भी विमान गिर सकते हैं, हमारे भी मिसाइल ध्वस्त हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक पक्षीय होती है, लेकिन किसी भी कोने से भारत की क्षति वैसी नहीं है जैसी पाकिस्तान की हुई, बल्कि क्षति 9 के बराबर है जो अभी तक आया। हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, तो फिर इससे, और हमने नीचे तो युद्ध किया नहीं है, तो हमारी क्षति क्या हो गई। और युद्ध लड़ेंगे तो उसमें क्षति होगी, उसकी तैयारी करनी है। तो हमको पूरे देश को अभी एकजुट रहना है। पाकिस्तान से हमारी एक लंबी लड़ाई है, उसमें चीन भी इन्वॉल्व हो सकता है, दूसरे मुल्क भी जो इस्लाम के नाम पर हो सकते हैं उसके साथ आ जाए। अमेरिका हमारे साथ नहीं देने वाला है, दुनिया साथ नहीं देने वाली है, उसकी हमको तैयारी करनी है। और देश को छोटा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध खड़ा होने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके भ्रम में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये भ्रमित करके देश के मनोबल को तोड़ रहे हैं। एक जो युगांतकारी पराक्रम भारत ने दिखाया है, सच तो यह है कि आतंकवाद के विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़ी जाए, इसका अब जो दुनिया में आतंकवाद विरोधी युद्ध जो एक प्रकार से खत्म हो गया, उसके बाद भारत ने शुरू किया है और भारत ने बताया है कि इसका मॉडल क्या हो सकता है। हमने मानक बनाया है, हमने प्रतिमान बनाया है। अगर भारत इस ढंग से कार्रवाई करता रहा तो दुनिया के छोटे छोटे देश जो आतंकवाद से पीड़ित है, कल भारत के साथ खड़े होंगे, भारत को फॉलो करेंगे, भारत के तरीके को अपनाएंगे, भारत के साथ मिलकर सहयोग करके लड़ाई लड़ेंगे। ये भी भय है बड़े देशों का। और हमारे देश के अंदर संकुचित राजनीति में कि इसका लाभ नरेंद्र मोदी सरकार को मिल जाएगा, देश हीरो होगा, उसकी चिंता नहीं है। ये विरोध कर रहे हैं, इनके साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए आप तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।